हेलो बालाघाट, कैसे हैं आप सब। तो फिर से तैयार हो जाइए एक अनोखे कॉन्टेस्ट के लिए जो कि पद्मेश 24/7 आपके लिए लेकर आया है, जिसका नाम है पद्मेश इंस्टा रील कॉन्टेस्ट, जहां आपके पास मौका है बालाघाट के सामने आने का और अपना हुनर दिखाने का, साथ ही रोज टीवी में आने का और ढेरों इनाम जीतने का। तो आइए बताते हैं आपको इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए क्या करना होगा। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आप सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कीजिए। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप पद्मेश मीडिया को फॉलो करें। याद रखें, पद्मेश मीडिया के पेज को फॉलो करना इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए अनिवार्य होगा। फिर अपने डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, कॉमेडी या किसी भी प्रकार की रील अपने अंदाज में बनाइए जो कि दर्शकों को एंटरटेन करे। अब आपकी बनाई हुई रील को हमारा हैशटैग पद्मेश इंस्टा रील कॉन्टेस्ट यूज कर पद्मेश मीडिया के पेज को टैग करके पोस्ट करें। सभी रील शाम 6 बजे तक ही स्वीकार की जाएगी और प्रतिदिन 3 ही रील सिलेक्ट की जाएगी। अगर आपकी रील सिलेक्ट होती है तो उसे रात 10 बजे पद्मेश 24/7 की बुलेटिन और पद्मेश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दर्शाया जाएगा। कॉन्टेस्ट के अंत में 3 सर्वश्रेष्ठ रील को सिलेक्ट किया जाएगा और उसे बनाने वाले प्रतियोगी को पद्मेश 24/7 के स्टूडियो में बुलाकर इनाम के साथ सम्मानित किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत से कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए और बालाघाट को अपना हुनर दिखाने के लिए। हमारा कॉन्टेस्ट 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक प्रारंभ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बालाघाट के पड़ोसी जिले में हो रही भारी बारिश ने बढ़ा दिया नदियों का जलस्तर। लांजी किरनापुर में अलर्ट जारी। नाबालिग भांजी से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी मामा को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दूसरे महीने में भी शासन ने जारी नहीं किया गेहूं का आवंटन। पुराने गेहूं के स्टॉक पर मशीन की रोक ने गरीबों की बढ़ाई परेशानी। लालबरा नगर मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर खमरिया से नेत्रा पहुंच मार्ग का खस्ता हाल हो चुका है एवं मार्ग में बने गड्ढों में बारिश होने पर पानी जमा हो गया है, जिसके कारण आवागमन करने में राहगीरों, ग्रामीणजनों व स्कूली बच्चों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणजनों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बताया कि खमरिया से नेत्रा पहुंच मार्ग करीब 8 किलोमीटर की सड़क का विगत वर्ष पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया था, परंतु निर्माण के बाद से ही मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया, जिसके कारण मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं एवं कुछ स्थानों से डांबर भी उखड़ चुका है और बारिश होने के साथ ही गड्ढों में पानी जमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर मार्ग से गुजरते हैं तो दूर से गड्ढा दिखाई नहीं देता। मोटरसाइकिल व साइकिल में आना जाना करने वाले वाहन गड्ढों में जाने से अनियंत्रित हो रहे हैं। साथ ही कीचड़ से छींटे लगने से स्कूली बच्चों के यूनिफॉर्म भी गंदे होने से वे स्कूल समय पर नहीं पहुंच पा रहे, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जबकि यह मार्ग 2 राज्य मार्ग को जोड़ता है, लालबरा से वारासुनी, लालबरा से कटंगी। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आपके गांव का तो क्या स्थिति है अभी यहाँ गड्ढे के? ये गड्ढा तो भैया हर साल होता है। पिछले वर्ष से यहाँ एक गाड़ी घुस गई थी बंदी घर के सामने यहाँ पे। मैं यहीं पता, यही दुकान मेरी है। और क्या है कि मतलब कहना चाहिए इसका हर बार वैसे ही गड्ढे का रोल रहता है। करते जरूर हैं मुरुम डाल के, बट लेकिन परिपूर्ण तरीके से उसका काम नहीं किया जाता। अच्छे से निर्माण नहीं किया जा रहा। निर्माण स्वच्छता के नाम पे मतलब कहना चाहिए तो कुछ नहीं है। नालियाँ साफ नहीं है, गाँव घूम के देखते। मरम्मत तो होती है लेकिन उस जगह की इसलिए कमज़ोर है वो वहाँ से पानी इस साइड से इस साइड जाता है, वो पानी जाने के चक्कर में वहाँ ख़राब होती है। ये रोड खमरिया से खुरसोड़ी भी जाती है और नेत्रा भी जाती है। तो अभी रोड की क्या स्थिति है बरसात में? अभी बरसात में 2-3 जगह तो गड्ढे आ गए हैं रोड में। गड्ढे आने से क्या है, साइकिल वाला भी गिर जाता है, मोटरसाइकिल वाला भी गिर जाता है। तो स्कूली बच्चे भी जाते होंगे? हाँ, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं यहाँ से। दुर्घटना काम थी स्कूल टोले से दर्जी टोला बच्चे लोग जाते हैं पढ़ने। गड्ढे होने से परेशानियाँ? हाँ, परेशानी है गड्ढे होने से। क्या होना चाहिए? इसकी मरम्मत होना चाहिए। हल्की सुल्की हर साल मरम्मत होती है लेकिन उतनी तंदुरुस्त नहीं बन पाती। आखिरकार लंबे समय के बाद शासकीय सिविल अस्पताल वाराणसी में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज निःशुल्क लगाने का कार्य 15 जुलाई से प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन इस बूस्टर डोज के लिए सभी लोग तौबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी तो वाराणसी में बूस्टर डोज लगवाने वाले
कम ही दिखाई दे रही है। 16 जुलाई को अस्पताल में 18 वर्ष से अधिक 59 वर्ष से कम आयु के 155 युवाओं व 60 वर्ष से अधिक 15 बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा, जिसमें 15 जुलाई से आने वाले 75 दिनों तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को जिन्होंने पहला और दूसरा कोविड-19 का टीकाकरण करवा चुका है उन्हें तीसरा बूस्टर डोज लगाया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता देकर पहला और दूसरा वैक्सीनेशन पूर्ण कराया गया था और इनके लिए तीसरा वैक्सीनेशन बूस्टर डोज के रूप में लंबे समय से अस्पताल में किया जा रहा है, परंतु इसमें खासी उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण मात्र 6,500 लोगों को ही वैक्सीनेशन हो पाया है, जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 19,054 लोग हैं, जिसमें से अभी 12,554 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। भरवेली थाना के अंतर्गत गांगुलपारा घाटी में 4 व्हीलर की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति राजेंद्र राणा 50 वर्ष ग्राम आंवलाझरी थाना भरवेली निवासी है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 जुलाई की सुबह 9 बजे राजेंद्र राणा अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर आंवलाझरी से लीलामेटा जा रहा था, तभी बैयर रोड गांगुलपारा घाट में सामने से आ रही 4 व्हीलर ने राजेंद्र की मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। 4 व्हीलर की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार राजेंद्र मोटरसाइकिल सहित गिर गया, जिसके पैर, कंधे, सर में चोटें आई। घायल राजेंद्र राणा को उसके साथी देवेश बिसेन और नीरज पारदी ने जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है, जहां से उसे नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से गरीबों को वितरित किए जाने वाले गेहूं पिछले 2 माह से सोसाइटियों में नहीं पहुंच पा रहे, जिसके कारण लोगों को, खासकर गरीब वर्ग को गेहूं के लिए बहुत ही परेशान होना पड़ रहा है। सरकारी राशन दुकानों में हर दिन लोग गेहूं की डिमांड लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन गेहूं नहीं आने की जानकारी लगने पर उन्हें निराश होकर बिना गेहूं लिए वापस जाना पड़ रहा है। कुछ राशन दुकानों में पहले का बहुतायत गेहूं पड़ा हुआ है, लेकिन मशीन में गेहूं शो नहीं किए जाने के कारण सोसाइटियों के द्वारा गेहूं का वितरण नहीं किया जा रहा है। आपको पता है कि राशन दुकानों में गेहूं और चावल हितग्राहियों को दिया जाता था, लेकिन गेहूं सोसाइटियों में नहीं आने के कारण हितग्राहियों को गेहूं के बदले चावल ही थमाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं, बच्चों के लिए रोटी बनाना पड़ता है, वहीं काम पर जाते हैं तो उस समय भी टिफिन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में रोटी बनाने हेतु गेहूं बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और गेहूं नहीं मिलने के कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। अभी जैसे कि सोसाइटियों में जी गेहूं आना बंद है, आपको जानकारी कब से बंद है? ये हमको 2 महीने से नहीं मिल रहा है, मतलब पिछले महीने भी नहीं मिला और इस महीने भी नहीं मिला। तो आपको गेहूं की आवश्यकता होती होगी? बिल्कुल होती है। अभी जैसे गेहूं नहीं मिल रहा है तो किस प्रकार की दिक्कतें होती है? बाजार से लेना पड़ता है। बाजार से तो अधिक रेट पे मिलता है। 25, 26, 28 रुपए किलो लेना पड़ता है और बच्चों को ट्यूशन जाते, स्कूल जाते तो लगता है। अब जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि गेहूं के स्थान पे चावल को बढ़ा दिया गया। जी हाँ। तो क्या चावल से आपकी पूर्ति हो पा रही है या गेहूं का काम गेहूं ही करेगा? गेहूं का काम तो गेहूं ही करेगा सर। चावल तो मिलता ही है, जितना पहले मिलता था राशन अभी भी उतना ही मिल रहा है, लेकिन गेहूं की जगह चावल मिल रहा है। बढ़ा दिए हैं। हाँ। नहीं दे रहे हैं, चावल ही दे रहे हैं। कब से गेहूं नहीं मिला है आपको? ये हो गया 2 महीना हो गया। तो गेहूं की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको? पड़ती है ना। तो फिर कैसे करते हैं फिर? तो दुकान से खरीदना पड़ता है। अच्छा, ये भी बोल रहे हैं कि गेहूं की अपेक्षा चावल अधिक दे रहे हैं, जी हाँ। तो आपको क्या चावल से काम चल जाएगा कि गेहूं ही नहीं, लगेगा? गेहूं की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा। काली पुतली चौक स्थित सोसाइटी के सेल्समैन नोकेलाल लीलारे ने बताया कि उनकी सोसाइटी में 314 कार्ड धारक हितग्राही है, जिसमें उनके यहाँ चावल की मात्रा लगभग 42 क्विंटल एवं गेहूं की मात्रा 23 क्विंटल बनती है। अब गेहूं आना बंद हो गया है तो गेहूं के स्थान पर चावल आ रहा है। उनकी सोसाइटी में करीब 52 क्विंटल चावल आता है, जिसे हितग्राहियों को वितरित किया जा रहा है। भैया, जैसे कि अभी वर्तमान समय में गेहूं आना बंद है, पहले गेहूं का कितना आवंटन आता था, चावल का कितना आता था और मतलब क्या क्या चीज अपने को मिलती थी लोगों को वितरण के लिए? जैसे कि मेरे यहाँ पर 314 हितग्राही हैं, कार्ड धारक हैं। उस हिसाब से मेरे यहाँ पर चावल की मात्रा करीब 40-42 क्विंटल बनती थी। गेहूँ बनता था 22 से 23 क्विंटल। अब गेहूँ हो गया बंद, गेहूँ के स्थान पर चावल आ रहे हैं। तो 51 से 52 क्विंटल में कुछ चावल मिलता है, जिसमें बांटते हैं। साथ में PMDKY का फ्री वाला चावल ही बनता है। अच्छा, लोग आते होंगे तो गेहूं की डिमांड करते होंगे? गेहूँ की डिमांड तो करते हैं ना भाई, ज़्यादातर लोग गेहूँ खाने वाले हैं, है ना। चावल में कम खाते लोग, गेहूँ ज़्यादा खाते हैं। फिर आप कहते होंगे कि जैसे गेहूं नहीं आ रहा है तो उसके अतिरिक्त चावल ले जा लो। उसके
कटिंग तो चावल तो आ ही रहा है ना, शासन के आदेश अभी जैसे कि मशीन में निकल रहा है, चावल की मात्रा घटी। लगभग कब से बंद है भैया, कितने महीने हो गए सर गेहूँ? ये तो समझ लीजिए जून से ही बंद है। तो गेहूँ सिर्फ इन लोग के लिए बांटने के लिए कि मध्याह्न भोजन या उनके लिए बाकी सब? मध्याह्न भोजन में उसमें तो चावल और गेहूँ दोनों है। दोनों आ रहा है। इस वहाँ की मात्रा अनुसार जैसे गेहूँ ले जाते थे वैसे क्या लोग चावल ले जा रहे हैं? चावल ले जा रहे हैं, गेहूँ के साथ गेहूँ जैसे ले जा रहे हैं चावल भी ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन सोसाइटियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है जहां पहले से बहुतायत मात्रा में गेहूं रखा हुआ है, जिससे वे वितरित भी नहीं कर पा रहे। यह स्थिति कुछ एक सोसाइटियों नहीं बल्कि बहुतायत सोसाइटियों में पहले का रखा हुआ गेहूं होना बताया जा रहा है। मैडम जैसे कि बता रहे हैं कि गेहूं की आवश्यकता हितग्राहियों को 2 महीने से गेहूं नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ गेहूं की क्या स्थिति है? सर गेहूँ रखा हुआ है लेकिन नेट में नहीं बता, यहाँ मशीन में नहीं दिखाने के कारण हम लोग गेहूँ वितरण नहीं कर रहे। अच्छा, तो गेहूं कितना रखा हुआ है अभी आपके पास? सर मेरे यहाँ पे 70 कुंटल गेहूँ। हर महीने कितने की आवश्यकता होती है गेहूं की? मेरे यहाँ तो करीब 80 कुंटल गेहूँ। 80 कुंटल। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि 2 महीने से नहीं मिला, तो क्या दोनों महीने आपके यहाँ गेहूं आया है? सर गेहूँ रखा हुआ है मेरे यहाँ। अच्छा, जब आया नहीं है। अच्छा, जो पहले कब आ से चुका रखा हुआ है? मई में। तो मई में जो आया है वो गेहूँ मेरे यहाँ रखा हुआ है, लेकिन ये क्या है यहाँ नहीं दिखाने के कारण हम लोग गेहूँ वितरण नहीं कर रहे। मशीन में। अब जैसे आपके पास 2 महीने से गेहूं रखा हुआ है बता रहे हैं, हितग्राही कह रहे हैं कि हमको गेहूं नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपने विभाग को सूचित किया नहीं क्या? सर वो सभी उनको भी पता है। अब देखो पब्लिक हमसे जितना सवाल करती है उतना सवाल हमसे भी करती है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारियों का वही है कि जहाँ यहाँ पे जैसे ही दिखाएगा वैसे हम लोग वितरण करते हैं। इसी का इंतजार करते हैं कि यहाँ दिखाए हम लोग गेहूँ वितरण करें। वहीं इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल से मोबाइल पर चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं इनके कनिष्ठ अधिकारी के द्वारा बताया गया कि ऊपर शासन स्तर से ही 2 माह से गेहूं का आवंटन नहीं आया है, जिसके चलते सोसाइटियों में जो गेहूं बचत में है उसके वितरण को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है। जैसे वरिष्ठ स्तर से निर्देश आएंगे उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश के अनुसार दिनेश चंद्र थपलियाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के मार्गदर्शन में 16 जुलाई को जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पंच ज अभियान के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण हेतु जनजागरूकता एवं पौधों के संरक्षण के प्रति लोगों में भावना जागृत हो, इस आशय से जिला जेल बालाघाट के जेल परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पीपल का पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में समस्त न्यायाधीशगण रविंद्र कुशवाहा विशेष न्यायाधीश, मनोज तिवारी जिला न्यायाधीश, अमर शर्मा जिला न्यायाधीश, आसिफ अब्दुल्ला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दिनेश कुमार प्रजापति मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रियंका विश्वकर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, विकास विश्वकर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, दयाल सिंह सूर्यवंशी, भूपेंद्र सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट, सबाना खान न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सोमनाथ राय जिला विधिक सहायता अधिकारी के द्वारा भी आंवला, अशोक, आम, जामुन आदि प्रकार के फलदार व छायादार पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण के पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल एवं समस्त न्यायाधीशगण के द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया। जिला जेल बालाघाट के उपजेल अधीक्षक पन्नालाल प्रजापति व जेल स्टाफ द्वारा समस्त न्यायाधीशगणों को जेल निरीक्षण के दौरान आवश्यक जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिका परिषद वारासिवनी के 15 पार्षदों के 56 प्रत्याशी निर्वाचनों के लिए 6 जुलाई 2022 को मतदान कराया गया है। मतदाताओं के द्वारा डाले गए मतों की गणना 17 जुलाई को शासकीय शंकरशाह पटेल महाविद्यालय वारासिवनी में प्रातः 9 बजे से की जाएगी। नगर पालिका निर्वाचन वारासिवनी के रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त चुनाव प्रेक्षक शरद कुमार छेत्री ने 16 जुलाई को वारासिवनी में मतगणना स्थल एवं स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए।
निश्चित ही रविवार का दिन वाराणसी नगर पालिका के नगर सरकार के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा, जिसमें यह तय हो जाएगा कि अगले 5 वर्ष तक इस बार प्रतिनिधित्व कौन करेगा, नगर सरकार का प्रतिनिधित्व किसके हाथों में जाएगा और कौन शहर के विकास की बागडोर संभालेगा। नगर मुख्यालय में आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी होने और शहर भर में कहीं भी बेतरतीब तरीके से घूमने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। चाहे गुजरी मार्केट की बात करें या फिर शहर के अन्य क्षेत्रों की, सड़क पर घूमते हुए आवारा मवेशियों को कभी भी देखा जा सकता है। बावजूद इसके भी कि आवारा मवेशियों पर लगाम लगाने नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बताएं कि आवारा मवेशियों के कारण पूर्व में कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं तथा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इनसे हम बड़े परेशान है कि दिन भर आके ठेले में मुंह मार देते हैं, फल खा लेते हैं, खेत हो फिर आ जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, डर तो हमको ज्यादा रहता है कि अगर कोई गाड़ी वाला बीच में आ जाए तो खेलने के चक्कर में हो सकता है ना, ध्यान ही नहीं दे रहे ना। पर नगर पालिका के स्वच्छता प्रभारी सूर्य प्रकाश उके ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा मुनादी करके पशु मालिकों को चेतावनी दी जा रही है, जितने भी आवारा पशु है उन्हें अपने घरों में रखें, अन्यथा नगर पालिका के द्वारा उन मवेशियों को पकड़कर गौशाला भेजने की कार्रवाई सोमवार से की जाएगी। इस विषय में संज्ञान आते ही आज नगर पालिका द्वारा मुनादी करके पशु मालिकों को चेतावनी दी जाएगी कि आप अपने जितने भी आवारा पशु हैं वो सब अपने घर पे रख लें, वरना नगर पालिका द्वारा उनको पकड़कर गौशाला में भेज दिया जाएगा। कब से पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी? ये कार्रवाई हम सोमवार से चालू करेंगे। लालबरा नगर के ग्राम पंचायत लवादा में स्थित शासकीय स्कूल के प्रधान पाठक व शिक्षकों पर ग्रामीणों एवं स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी व क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन को ज्ञापन सौंपकर प्रधान पाठक आर नन्नेट व शिक्षकों पर कार्यवाही करने की मांग की गई। दूसरी ओर प्रधान पाठक ने ग्रामीणों के आरोपों को इनकार करते हुए खेल के दौरान बालिका के गिर जाने और हाथ में फ्रैक्चर होने की जानकारी दी। अभिभावकों व ग्रामीण जनों में स्कूल प्रबंधन के प्रति आक्रोश व्याप्त है एवं गत दिवस कक्षा पहली से अध्ययनरत छात्रा शीनू टेमरे का स्कूल परिसर में गिरने से एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। उसके बावजूद भी उसका प्राथमिक उपचार नहीं करवाने एवं स्कूल की अव्यवस्थाओं से नाराज 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणजन व अभिभावक 16 जुलाई को दोपहर 1 बजे स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर प्रधान पाठक से चर्चा कर स्कूल की अव्यवस्थाओं को सुधारने एवं छात्रा शीनू टेमरे का हाथ टूट चुका है जिसका ऑपरेशन करवाने में आर्थिक मदद करने की मांग की। ये अपने को तो खबर 3:30 बजे टाइम लगी थी। कहाँ पे हुआ है हादसा? ये स्कूल में हुआ, मैं लेने आया था बच्ची को, तो स्कूल में बैठा के रखे थे, फिर मैं सीधे हॉस्पिटल लेके गया। तो स्कूल वालों ने बताया कि किसी ने बताया? अन्य से पता लगा, यानी परिसर के कोई लोगों से, कर्मचारियों से, किसी से पता नहीं लगा है। अच्छा, किसी विद्यालय प्रबंधन किसी ने नहीं बताया? तो किस कारण से हुआ है ऐसा? सर खेल रहे थे, कहते हैं गिरी हुई लड़की रही 15 से 20 मिनट। ये सर लोगों ने ध्यान दिए नहीं, अपने क्लास में बैठे हुए थे, लड़के लोग भी चिल्लाए कि लड़की गिर गई कहके, तो भी सर मैडम कोई बाहर नहीं निकले। तो जब वो छोटे छोटे बच्चों ने फिर लाए, कहते हैं बता रहे थे, बताने के बाद जानकारी लगी, छोटे छोटे बच्चों ने लाके फिर चेयर में बैठा ले। जब जाके अपने को 3:30 बजे टाइम क्या बोल रहे हैं वो, अपने कोई फंड में ऐसी कोई पैसे की कोई ये चाहिए, कहते हैं गुंजाइश दिया जाता, और जो बच्चे इधर उधर जाते खेलने के लिए उनको भी ध्यान नहीं दिया जाता, पेड़ पे चढ़ते उनको भी ध्यान नहीं दिया जाता। और जो आधे बच्चे लोग ऐसे कुछ है कि पेड़ पे चढ़े रहते, तालाब भरा है पास में, वहाँ चले जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। ये तो तालाब जैसा भरा हुआ है, बरसात का दिन, अगर कोई बच्चा चले गया, कुछ होता है तो हादसे भी हो सकते हैं। हादसे भी हो सकते हैं, तो सर लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। खाने बैठते इधर ही रह जाते हैं, बच्चे लोग इधर खेलते कूदते रहते हैं। ये रोड पास में अपनी बाउंड्री, ये बाउंड्री का भी वो नहीं हुआ है, बाउंड्री कूद के वो रोड पे भी जा सकते हैं। सर लोगों ने यहाँ शिकायत, मैं जैसे सरपंच बना हूँ तब से शिकायत कर रहे हैं कि आप स्कूल की ओर ध्यान दीजिए। मैं बोले स्कूल में क्या प्रॉब्लम है? तो बोले बच्चों पे सर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, समय पे स्कूल नहीं आ रहे हैं, वो बच्ची का एक हाथ टूट गया, सर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, यहाँ पढ़ाई ढंग से नहीं होती। एक बोले प्राइवेट स्कूल में एक गुरुजी जो है 1000 रुपये महीने से अगर तनख्वाह लेता है, या और एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती तो अपने घर तक की जिम्मेदारी लेती, बच्चों को घर तक छोड़ती। और ये स्कूल ऐसी है कि बोले स्कूल में ही लापरवाही करते हैं सर लोग। अच्छा, यहाँ तनख्वाह पूरी मिल रही है इनको? तनख्वाह इनको गवर्नमेंट से पूरी मिल रही है, और ऊपर से उचित ध्यान देना, समय पे आना चाहिए, समय पे बच्चों का ध्यान रखिए, रख रखाव क्या है पूरा टोटल। यहाँ पे जो अपना जो संडास है या बच्चों का टॉयलेट है अच्छा नहीं है,
यहाँ ये बाउंड्री के लिए यहाँ पे बहुत फंड आया था, बोलते हैं अभी तक सर लोगों ने कोई बाउंड्री नहीं बनाई यहाँ तक के। प्रधान पाठक आर नन्नेट ने बताया कि सभी शिक्षक समय पर स्कूल आते हैं एवं 10 जुलाई को शिनो स्कूल परिसर में खेल में वह पेड़ पर चढ़ी होगी तभी वह नीचे गिर गई, जिसकी जानकारी तत्काल ही उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजन स्कूल से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। छात्रा के इलाज के लिए स्कूल के पास कोई फंड नहीं है, बल्कि शिक्षक अपनी स्वेच्छा से मदद कर सकते हैं। और ये जो बच्ची बिही के पेड़ में, जाम के पेड़ में चढ़ी हुई थी और वो अचानक गिर गई तो जैसे ही बच्चे आके तुरंत बता देते हैं सर वो गिर गई। तो जैसे ही टीचर को पता चला, टीचर ने पालक को फ़ोन किया और उसके पालक आया और बच्चे को लेके गया। नहीं, पर विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल तक डॉक्टर को बुलाया नहीं गया। जो हमारे पास प्राथमिक उपचार का बॉक्स होता है ना, तो वो उपचार करते हैं। अब ज़्यादा ही हो गया है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास की जाते हैं। सर उनकी है कि आर्थिक मदद की जाए, तो गरीब परिवार से है तो क्या विद्यालय प्रबंधन करेगा इसके लिए? नहीं, हाँ, आर्थिक मदद की जो बात है, अभी पिछले 2 वर्षों से स्कूल में कोई फंड आता ही नहीं, सब जीरो बैलेंस कर दी गवर्नमेंट ने खाता। अब जो भी आपको एक सामान या स्टेशनरी बैग लेना है तो आप सीधा हम जो फर्म है उस फर्म का बिल लगाएंगे, तो पेमेंट सीधा डायरेक्ट क्या होता है ऑनलाइन उसके फर्म में, खाते में स्कूल के पैसे में एक पैसा भी आता नहीं, जीरो बैलेंस। नहीं मानेंगे कोई सहयोग नहीं। BRC KGVC ने बताया कि लवादा स्कूल के शिक्षकगणों की लापरवाही के संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत आने के बाद जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पायली में एक व्यक्ति को उसी के गांव के एक युवक ने उभारी से मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल व्यक्ति मनोज बरमैया 45 वर्ष, ग्राम सारसडोल, थाना हुगली, जिला सिवनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज 1.5 वर्ष से ग्राम पायली में इमरान खान के पोल्ट्री फार्म में चौकीदारी करता है और वहीं रहता है, जिसका परिवार उसके ग्राम सारसडोल में रहता है। बताया गया कि मनोज पिछले 2 दिनों से ग्राम पायली में पवन नामक युवक के घर पर रह रहा था। 16 जुलाई को 2 बजे मनोज पवन के घर में मुर्गे के रुपए मांगने के लिए गया था। उस समय घर में पवन और उसके पिताजी थे जो शराब पिए हुए थे। मनोज ने मुर्गे के पैसे मांगे किंतु पवन ने उसे रुपए नहीं दिया। इसी दौरान मनोज ने पवन के घर में नीचे गिरे हुए 500 रुपये उठा लिए थे और वह रुपए लेकर चलने लगा था। तभी उसके पीछे पवन लकड़ी लेकर आया और पवन ने मनोज को रुपए चोरी करने का आरोप लगाकर उसे लाठी से और हाथ पैरों में, कमर में बेरहमीपूर्वक मारपीट कर दिया। लकड़ी के वार से मनोज घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया है। पवन ने मारा, पैसे चुरा रहा है करके। कहाँ के पैसे? वही पीछे गिरा था ना उनके घर ही में। उसे घर में ही? जी हाँ। तो आप क्यों गए थे वहाँ पर? पिताजी ने गिरा दिया था, वही पैसे में क्या है, मुर्गी बेचा। हाँ। तो मेरे से लूट के दारू पी रहे थे वो लोग। अच्छा। अब मैं बोला भैया मेरे पैसे चाहिए, मैंने उठा लिया, चोरी कर रहा है करके मार दिया मेरे को। कहाँ मारा? चौक में मारा कि घर में? बाहर चौक में। बालाघाट जिले और उसके पड़ोसी जिले सिवनी और महाराष्ट्र के गोंदिया में हो रही लगातार बारिश की वजह से जिले की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में बढ़े हुए जलस्तर को देखने के लिए हर कोई नदी के पास पहुंच रहा है और अपने मोबाइल कैमरे में इन आकर्षक दृश्य को कैद कर रहा है, लेकिन इस दौरान इस बात को भूल रहे हैं कि नदी के पास सेल्फी लेना कहीं उनके लिए दुर्घटना का कारण न बन जाए। वैनगंगा नदी का जलस्तर शनिवार की सुबह से ही बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण इस वर्ष पहली बार नदी में आई बाढ़ को देखने के लिए काफी लोग वैनगंगा नदी में पहुंचे और बाढ़ के नज़ारे का आनंद उठाया। आपको पता है कि पुजारी टोला डैम से 7600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते बाघ नदी में जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई थी। वह इसको देखते हुए लांजी किरनापुर तहसील के बाघ नदी के किनारे के ग्रामों को सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। शनिवार को भी वैनगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के दौरान छोटे पुल पर कई लोगों को आते जाते एवं सेल्फी लेते हुए देखा गया, जबकि छोटे पुल में कई जगह गड्ढे हैं, जिसको देखते हुए बाढ़ आने के दौरान छोटे पुल पर जाना प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी छोटे पुल पर एवं नदी के किनारे कई लोगों को सेल्फी लेते हुए देखा गया। सेल्फी के चक्कर में पूर्व में कई बार दुर्घटना होने के मामले सामने आ चुके हैं, फिर भी सेल्फी लेने का मोह लोगों में कम होने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले जो बाढ़ आई थी तो उसके हिसाब से अभी प्रशासन को यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक जो रोड पे गड्ढे वगैरह यहाँ से आवागमन तो बंद कर देना चाहिए। प्रशासन को तो इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि नदी किनारे सेल्फी वगैरह लेना मना है, खतरनाक होता है ना ये सब चीज़ें। कई बार जाने भी जा चुकी है इस जगह। हाँ, जाने तो बहुत सारी जाती हैं, मतलब बाढ़ के समय ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब पहले से प्रशासन को इस और अलर्ट होना जरूरी है। हाँ, जरूरी है।
कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि बैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने के चलते सुरक्षा की दृष्टि से पॉइंट बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार के होने वाली घटना को रोका जा सके।